बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और आज का सबसे बड़ा मौजू ये है कि क्या इमरान खान साहब गलत फ़ैसले कर रहे हैं और उनके गलत फ़ैसलों की उन्हें भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। यानी खान साहब ने इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद अब तक जितने फ़ैसले किए हैं वो तमाम फ़ैसले उन पर भारी पड़ गए हैं, उल्टे पड़ गए हैं। और अब हालत ये है कि वो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अपने हाथों से तोड़ने के बाद कौमी असम्बली से भी महरूम हो चुके हैं। और कौमी असम्बली में अब तहरीक इंसाफ का कोई भी मेंबर जो कि इमरान खान साहब से जिनका ताल्लुक है, वैसे तो PTI के मुनहरफ अरकान मौजूद हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब का जो मौजूदा सेटअप है, जो मौजूदा उनकी जमात है, उसमें से कोई भी रुकन अब उसका हिस्सा नहीं रह गया। तो इस पर बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब ने जो अब तक के फैसले किए हैं उनको भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। कौमी असम्बली से मजीद 43 अरकान असम्बली जो इनका ताल्लुक PTI से था, उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। और वो पंजाबी में कहते हैं कि हुण सही रंदा फिर, यानी स्पीकर कौमी असम्बली राजा प्रोफेसर ने ऐसा रंदा फेरा कि अब PTI में कौमी असम्बली का कोई मेंबर नहीं रहा और कौमी असम्बली में PTI का कोई मेंबर नहीं रहा। तो कहने वाले कहते हैं जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। ऊंट खासी हाइट पे होता है, लेकिन कुत्ता जंप करके, अगर किस्मत खराब है तो फिर आप कुछ भी कर ले, जो आपके साथ होना है वो होकर रहता है। तो खास सबके साथ वही कुछ हो रहा है। आज गए थे तहरीक इंसाफ के लोग सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से मिलने के लिए और चीफ जस्टिस को शिकायत लगाने के लिए कि माई बाप सानू बचाओ। एक तरफ वो शिकायतें लगा रहे हैं आर्मी चीफ को और आर्मी चीफ से अपीलें कर रहे हैं कि जनाब कुछ करें, इलेक्शन करा दे। अब तो कौमी असम्बली से भी लोगों को निकाल दिया गया है, हमने असम्बलियाँ भी तोड़ दी है, तो खुदा के लिए इंटरवेंशन करें, मुदाखलत करें और आकर इलेक्शन करा दें या हुकूमत को मजबूर करें कि वो इलेक्शन करा दें। लेकिन वो तो भी जवाब, उधर भी से भी जवाब यही आ रहा है कि यहाँ पर मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी खास साहब को, और खास साहब का ख्याल ये था कि सुप्रीम कोर्ट के पास फरियाद लेकर जाएंगे कि वो हमारी कुछ मदद करें, क्योंकि माजी में सुप्रीम कोर्ट उनको आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट करती रही है। तो इसीलिए फिर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, कुछ MNAs वो मिलने चले गए चीफ जस्टिस से आज कोर्ट के अंदर, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनसे मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि वो जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने भी मुलाकात नहीं की। 8 लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के लिए, जिनमें गुलाम लाली, आमिर सुल्तान, आमिर डोगर, ख्वाजा शराज, जुल्फकार अली खान, लाल चंद, राशिद महमूद और साहब हुसैन शामिल थे, जो PTI के इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से चीफ जस्टिस से मिलना चाहते थे। और वो चाहते थे कि इस पर वो कोई सुमोटो नोटिस लें, कोई एक्शन लें, और ये जो कौमी असम्बली में हमारे इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं ये मंजूर ना हों। अब तहरीक इंसाफ जो पहले ये मुतालबा कर रही थी कि हमारे अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए जाएँ, अब उनके जब इस्तीफे मंजूर हो गए हैं तो अब उनकी ख्वाहिश ये कि उनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाए। जो आखिरी 43 अरकान असम्बली रह गए हैं उनको डीनोटिफाई ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन के पास भी दरख्वास्त दे दी गई है कि जनाब स्पीकर ने हमारे 43 लोगों को निकाल दिया गया, 43 उनको डीनोटिफाई ना किया जाए, उनको कौमी असम्बली का हिस्सा रहने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक नई और दिलचस्प बात यह हुई है कि लॉजिक बदल गई है। अब मौक़िफ़ ये PTI का कि हम इसलिए कौमी असम्बली में वापस जाना चाहते थे ताकि राजा रियाज को हटाया जा सके। तो कौमी असम्बली में वापस जाने का कितना बड़ा मिशन लेकर तहरीक इंसाफ वापस जा रही थी, जहां पर उनका ये मंशूर या मिशन होना चाहिए था कि वो कौमी असम्बली का हिस्सा बनकर लेजिस्लेशन कर सके या लेजिस्लेशन का हिस्सा बने और जो मुल्की मामलात है उनमें अपनी इनपुट दे सकें। इनका मकसद सिर्फ ये था कि कौमी असम्बली में जाएं और जाके राजा रियाज से को हटा दें। यानी कहाँ से चले और कहाँ गिरे। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल इमरान खान साहब ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पर यह इल्ज़ाम लगाया कि मोहसिन नकवी ने उनके खिलाफ साजिश की और ये साजिश का मरकजी किरदार है और उन्होंने इनकी हुकूमत गिराने की साजिश की। एक तरफ इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकाले गए थे तो उन्होंने सीधा अमेरिका को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया कि अमेरिका की साजिश से उनको निकाला गया है, और अब उनकी साजिश चलते चलते अमेरिका से होते होते वो मोहसिन नकवी तक आ पहुंची है। यानी कहा अमेरिका ने उनको हुकूमत से निकालने की साजिश की और कहा मोहसिन नकवी ने उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश की। इनमें से कौन सा इल्ज़ाम सच्चा और कौन सा झूठा है? तो खान साहब ने बिल्कुल वही काम किया है और उनकी पूरी जमात वही काम कर रही है जो कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि कालीन बेचने जाते हैं, कीमत लगाते हैं 25,000
और 300 में देकर आ जाते हैं, दूसरे पे डालते हैं कत्ल और मुर्गी चोरी मान कर आ जाते हैं। तो ये है तहरीक इंसाफ की कुल सियासत के शुरू होते हैं यानी गिरेबान से और अंजाम उनका पाँव में पड़ने से होता है। ये हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी देखा कि किस तरह वो एस्टेब्लिशमेंट के गिरेबान को हाथ डालने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब अंजाम ये है कि घुटने भी नहीं मिल रहे और पाँव पड़ने की कोशिश करते तो वहाँ पाँव भी मौजूद नहीं है। दूसरी इससे रिलेटेड खबर है, हाँ साहब ने साइफर की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त वो दायर की हुई थी। उस दरख्वास्त की समाअत के लिए एक रुकनी बेंच बनाया गया था जिसने इन चैम्बर इस केस की समाअत करनी थी। जस्टिस तारिक मसूद इस केस की समाअत करने वाले थे इन चैम्बर, यानी खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया था ना कि उनको साइफर भेजा गया और साइफर के नतीजे में उनकी हुकूमत गिराई गई, और साइफर यह था कि इमरान खान को आपने हुकूमत से ना निकाला तो आपको संगीन नताइज भुगतना होंगे। उस साइफर की सुप्रीम कोर्ट में तहकीकात की दरख्वास्त दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक रुकनी बेंच बना दिया था जस्टिस तारिक मसूद केस की समाअत करेंगे, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने क्या जनाब, ऐस पंगे चसी नहीं पहना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पहली मरतबा खान साहब को शटअप कॉल देनी शुरू कर दी है। ये नजर आना शुरू हो गया है कि जनाब वो कहते हैं ना जब हुकूमत और इख्तियारात ना रहें, ये बात उनको चौधरी परवेज़ समझाते थे कि खान साहब जब ताकत और इख्तियार ना रहे तो फिर चौधरी भी दो कौड़ी दा हो जाता है। और खान साहब ने चौधरी को तो दो कौड़ी का कर दिया, लेकिन खुद भी अपनी हैसियत दूसरों की नज़रों में गिरा ली है। अब सुप्रीम कोर्ट उन्हें उस तरह एंटरटेन करने को तैयार नहीं है जिस तरह खान साहब को माजी में किया जाता था। शायद उसकी वजह ये होगी कि उस वक्त बाजवा साहब बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। तो बाजवा साहब ने जितना एहसान इमरान खान साहब पे किया था, इमरान खान साहब ने उसका बदला उन्हें अपनी जलसों में तकरीरें करके उतार दिया, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा के उतार दिया और अब तक उतारते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये नज़र आता है कि खान साहब के जो फैसले हैं जो अब हुकूमत से निकालने के बाद वो कर रहे हैं, वो सारे के सारे गलत है। तो फिर जो हुकूमत में रहते उन्होंने फैसले किए वो कहाँ दुरुस्त होंगे। अब कल तक जो खान साहब दूसरों को से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, दूसरों से मुज़ाकरा नहीं करते थे, अपने पूरे दौर इक़्तिदार के दौरान खान साहब ने अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाया, उनके साथ मुज़ाकरात के टेबल पर नहीं बैठे, मासवाए दो मौके के। एक ये खुद नहीं बैठे थे, लेकिन मौक़िफ़ दोनों का एक हो गया था। जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई थी तो अपोजिशन वॉलंटरली वोट डालने वालों में शामिल थी, इसमें तहरीक इंसाफ का कोई हाथ नहीं था, लेकिन उस वक्त ये एक पेज पर थे। दोनों ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी। दूसरा था जब बाजवा साहब ने कहा कि नैब की रिफॉर्म्स कर लें, नैब के केसेस में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत तनकीद कर रही थी नैब के ऊपर कि नैब के लॉज जो है वो बहुत ख़राब है, इनको बैठकर ठीक कर लें। नैब किसी को भी चाहे उठा लेता है। फिर रिमांड का इशू है, 6-6 महीने कैद में रखते हैं, रिमांड के लिए पेश नहीं किया जाता। तो बहुत सारी उसमें कॉम्प्लिकेशंस थी। तो जब अपोजिशन के साथ मुज़ाकरत के लिए ये लोग बैठे और अपोजिशन की जानिब से जब कुछ तजावीज़ जो है वो ड्रॉ की गई तो वो मुसवदा इन्होंने पब्लिक कर दिया और मीडिया को कहा कि देखें ये तो एनआरओ चाहते हैं। तो खान साहब ने उस वक्त जो बिट्रे किया वो अपोजिशन के लिए बहुत शॉकिंग था। तो अगर नैब के कवानीन में तरमीम होती या उसमें कोई तरमीम तो हुकूमत ने करनी थी ना। अगर आप राजी नहीं थे तो आप कहते यार दूसरे ये हम कानून नहीं मानते, ये आप जो चीज़ें तब्दील कराना चाहते हैं हम नहीं मानते, दूसरा मसौदा दे दें। लेकिन इन्होंने सजेशंस को जो प्रॉबली हो सकती थी उनको मार्केट करके कि जनाब देखिए ये तो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, उस वक्त बिट्रे किया, धोखा दिया। तो ऐसा शख्स जो कि दूसरों को धोखा दे चुका है माजी में मुज़ाकरात, अब वो कहता है ये हुकूमत मुज़ाकरात करे, टेबल पे बैठे, हमें तारीख दे और हमें बताया कि इलेक्शन कब हो गए। तो खान साहब ने पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ के अपने पाँव पर मारी कुल्हाड़ी और कौमी असम्बली से बाहर निकलकर उन्होंने अपने सर पे मार लिया कुल्हाड़ा। तो ये उन्होंने किया है, ये वो बुनियादी और फाश गलतियाँ हैं जिस पर अब लोग बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए खान साहब ने अपने फैसलों से खुद को बंद गली तक पहुँचा लिया है। हाँ सबको ये अब भी एहसास नहीं कि अपने गलत फैसलों की वजह से खाई में जा गिरे, क्योंकि उनके इर्द गिर्द इस वक्त ऐसे लोग हैं जो जिनके बारे में मुझे शुबा ये है कि वो उनके अपने लोग नहीं हैं और उनके मुशीर ऐसे हैं कि उन्हें चने के झाड़ पे चढ़ाए जाते हैं, उन्हें नीचे नहीं उतरने देते। फवाद चौधरी जैसे जिनके मुशीर हो तो फिर उनका यही हाल और यही हशर होता है। अब खान साहब ने उड़ता तीर तो ले लिया ना,
पंजाब असम्बली तोड़ दी, असम्बलियाँ तोड़ दी। तो जब आप हुकूमत में थे, ताकत में थे, क्या फ़र्क पड़ता है अगर 2-4 महीने खास साहब सब्र कर लेते। खास साहब ने सारी उम्र क्रिकेट खेली है, लेकिन उन्हें पता है कि बाज़ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पेशेंस के साथ विकेट पर ठहरा जाता है, हर बाल पे छक्का नहीं मारा जाता। तो खास साहब ने सियासत को समझ लिया, क्रिकेट और हर बाल पे वो छक्का मारे निकल पड़ते हैं, और उनका ख्याल ये कि वो कभी हिट विकेट नहीं होंगे, कभी स्टंप नहीं होंगे, कभी वो आउट नहीं होंगे, कभी उनका कैच नहीं पकड़ा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हाँ साहब हर बॉल पे आउट हो रहे हैं, और ऐसे आउट हो रहे हैं कि अब उनकी सियासत के बहुत ज़्यादा यानी सवाल उठ रहे हैं। मुल्क भर में बिजली का बहरान है, और अब भी वो बहरान हल नहीं हुआ, और बहुत से शहरों में बिजली आने के बावजूद जो है वो हर घंटे के बाद बिजली जा रही है, जिसका मतलब ये कि शॉर्टफॉल ज़्यादा है, या अभी बिजली के निज़ाम में मुकम्मल तौर पर बहाली नहीं आ सकी। उस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से माफ़ी मांग ली है कि वो इस बहरान की ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। अब ये बहरान के ऊपर भी सवाल चल रहा है, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट आता है वो चूँकि एक पूरा जो ग्रिड सिस्टम है वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उस पर हैकर अटैक कर सकते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए चलता है, वो मैनुअल नहीं है कि आपने बटन उठाया बटन गिराया जो पुराने ज़माने में होता था। अब वो पूरा एक सिस्टमेटिक है, उनको स्टेप बाय स्टेप आप ऑन करते हैं और ऑटो मोड में चलता है, टाइमिंग के साथ चलता है, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी किस एरिया को जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे फिक्स की जाती है। उसके ऊपर हैकर्स का अटैक जो है ना वो रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर बिजली गई है इस पर हुकूमत के वजीर तो कहते हैं जी वो हमारी ट्रांसमिशन लाइन ख़राब है और इस वजह से हुआ है। तो ट्रांसमिशन लाइनें अगर ख़राब भी हों तो बिजली जो है वो ऑटो मोड में बंद हो जाती है और फिर उसके बाद रिस्टोर भी हो जाती है। लेकिन ये मामला कुछ और लगता है, इस पर हुकूमत को खुलकर बताना चाहिए कि उनके निज़ाम में कोई ख़राबी है या फिर किसी ने उन ऊपर अटैक किया है। लेकिन चूँकि इस वक्त हुकूमत भी मुश्किल में फंसी हुई है और मुश्किल फ़ैसले करने जा रही है, और जिनमें सबसे बड़ा मुश्किल फ़ैसला वो कहते हैं ना हुण कांडा से निकल गया, अब कांटा रास्ते का निकल गया। इमरान खान साहब हो गए साइड लाइन। इलेक्शन कमीशन ने वैसे गवर्नर्स को खत लिख दिया कि जी वो जो है वो मुमकिन शेड्यूल जो है या तारीखें जो है इलेक्शन के हवाले से कुछ दें। बहुत अच्छी खबर नहीं है आवाम के लिए, क्योंकि मिनी बजट आ रहा है, और मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि हुकूमत तैयार हो गई है IMF की ख्वाहिश पर कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्सेस लगाने के लिए और कुछ टैक्सेस की छूट को ख़त्म करने के लिए। मुतअद्दिद लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद की जा रही है, और 70 अरब रुपये के लगभग अशिया पर दी जाने वाली सब्सिडी वो ख़त्म करने की तजवीज़ है। इसके अलावा नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, और ये IMF की शरात जो है वो यानी इम्प्लीमेंट होने जा रही है, और योमिया 50,000 रुपये से ज़्यादा की बैंक ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स लगाया जा सकता है, जो पहले भी लगा था, बड़ा शोर मचा था उसके ऊपर। और इसके अलावा यानी हुकूमत कुछ ऐसे काम करने जा रही है जिससे यकीनी तौर पर फिर शोर उठेगा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आज बताई गई हैं वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने कि गैस महंगी होगी, और इसके अलावा पेट्रोल लेवी बढ़ रही है, और IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात हुए हैं जिसमें पाकिस्तान ने बहुत सारे अहम फैसलों से आगाह किया। 1 जुलाई 2022 जो गुजर चुकी है उस वक्त से गैस की कीमतों में इजाफा जो है वो यानी अप्लाई किया जाएगा, यानी अब जो बिल आपको आएंगे उसमें पिछले जो आप गैस इस्तेमाल कर चुके हैं उसका बिल लगकर भी आएगा, और फिर इसका जो सर्कुलर डेट है वो भी ख़त्म किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत यानी पेट्रोल फिर बढ़ेगा। इसके अलावा डॉलर के ऊपर हुकूमत जो है वो एक्ट करने जा रही है, और डॉलर की जो कीमत है वो यानी उसको दोबारा एडजस्ट किया जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 253 रुपये करने का फैसला किया गया, और फॉरेक्स मार्केट ज़राए कहते हैं कि डॉलर की कीमत फ़रोख्त 255 रुपये मुकर्रर करने, और क्रेडिट कार्ड के लिए डॉलर की सेटलमेंट कीमत 256 रुपये करने का फैसला किया गया है। और फिर जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनी ने डॉलर का जो गैप है वो भी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। तो ये कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं जिसका यकीनी तौर पर इम्पैक्ट आएगा, और मार्केट में एक बार फिर जो है वो फिर यानी महंगाई का तूफ़ान आ सकता है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट साहब ने एक और टेलीविजन चैनल के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। ना सिर्फ टेलीविजन चैनल के खिलाफ बल्कि एक और साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आसफ सईद खोसा के खिलाफ भी मुकदमा जीत लिया है। दुनिया टेलीविज़न का नाम है कि दुनिया टेलीविज़न ने आसफ सईद खोसा के हवाले से ये खबर नशर की और फिर इसको एक प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, जिसमें नासिर भट्ट साहब पर ये इल्ज़ाम लगाए गए थे कि वो इंटरनेशनल माफिया का हिस्सा है
और उन पर एलिगेशन लगाए गए। अब वो केस उन्होंने जीत लिया है और इससे पहले वो एयरवाई के खिलाफ भी केस जीत चुके हैं और एक और टेलीविजन चैनल हम न्यूज़ के खिलाफ भी केस जीत चुके हैं। उनको इस केस में 90,000 पाउंड जो है वो हर्जाना अदा किया जाएगा और उनके वकील की जो 85,000 पाउंड फीस है, तो तकरीबन वो 2.25 लाख पाउंड जो है वो इस केस में जीते हैं और वो सुरखरू हुए हैं। जो भी एलिगेशन उन पर लगाए गए थे वो सारे गलत साबित हुए। लंदन हाई कोर्ट में दुनिया टीवी ने ये माफीनामा जो अपने टीवी पे चलाया था जमा करा दिया। और शहबाज गिल ने दावा किया कि मिस्टर नासिर महमूद, जो कि नासिर बट के नाम से मारूफ है, एक कातिल और मनशियात फरोश है। वो कोई ऐसा शख्स। ये भी कहा गया कि वो इंसाफ का सामना करने से मफरूर है, वो बदनाम है और जज अरशद मलिक की वीडियो के मामले में नाकाबिले एतबार है और शायद वो जज को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। 12 जुलाई 2019 को 4 बजे शाम दुनिया न्यूज चैनल पर चलने वाले थिंक टैंक में दुनिया न्यूज चैनल के तज्जियाकार अयाज मीर ने जोर देकर कहा कि मिस्टर नासिर बट ऐसे नाकाबिले एतबार किरदार का मालिक है कि जराइम पेशा गिरोहों के बॉसेस इसे अपने ब्लैकमेल करने के मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बशमूल जजेस को अयाज मीर ने ये भी कहा कि नासिर बट के हवाले से आम हालात या मौजूदा सूरत हाल में बाआसानी ये तस्वुर किया जा सकता है। हम तस्दीक करते हैं कि दुनिया न्यूज की तरफ से लगाए गए ये तमाम इल्जामात गलत और झूठे थे, क्योंकि मिस्टर नासिर बट ना कातिल हैं और ना एक से ज्यादा कत्ल की वारदातों में मुलविस रहे। हम तस्लीम करते हैं कि मिस्टर नासिर बट मनशियात फरोख्त करने वाले नेटवर्क का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने मुजरिमाना जराइम के सबब मुकदमात का सामना न करने के लिए पाकिस्तान नहीं छोड़ा और ना वो इस हवाले से शोहरत रखते हैं। मिस्टर नासिर बट किसी जराइम पेशा गिरोह के सरबराह नहीं। मिस्टर नासिर बट जज अरशद मलिक को रिश्वत देने के हवाले से किसी भी शक्ल या तरीकाकार में भी मुलविस नहीं थे। मिस्टर नासिर बट नाकाबिले एतबार किरदार के मालिक नहीं और ना ही वो ब्लैकमेलिंग सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। हम तस्लीम करते हैं कि मिस्टर नासिर बट मोतबर और अच्छे किरदार के मालिक हैं। मिस्टर नासिर बट पर झूठे इल्जामात इसलिए लगाए गए थे क्योंकि उन्होंने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक मरहूम से ये एतराफे जुर्म हासिल किया था कि उन्हें पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सजा सुनाने के लिए ब्लैकमेल किया गया था और ये कि इन्हें इस बात का शदीद दुख था कि उन्होंने बेगुनाह नवाज शरीफ को सजा दी। हम मिस्टर नासिर बट से इन नशरियात के सबब पहुंचने वाली तकलीफ, परेशानी और हिरासगी पर बिला मशरूत माफी मांगते हैं। हमने मिस्टर नासिर बट को हद तक इज्जत और कानूनी इखराजात की मद में माकूल हर्जाना अदा करने पर इत्तफाक किया है। ये थे वो झूठे लोग। ये इन लोगों ने झूठ बोला और दुनिया टीवी को जुर्माना अदा करना पड़ा। इसके अलावा अब कराची का रिजल्ट आ गया है और कराची का फुल एंड फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसके बाद ये तय किया जा सकता है कराची के अंदर कौन सी जमात जो है वो किस पोजीशन पे है। इलेक्शन कमीशन ने जो हतमी पार्टी पोजीशन बताई है उसके मुताबिक 229 यूसी में चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इंतखाबात का नतीजा मुरतब किया है। 6 का नतीजा रोक लिया गया। इन 6 केसेस की इलेक्शन कमीशन में समाअत होगी। 11 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हुआ और पीपल पार्टी 229 में से 91 नशिस्तें लेकर पहली पोजीशन पर है। जमात इस्लामी ने 85 और तहरीक इंसाफ ने 42 नशिस्तें हासिल की हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 7, जमीयतुल उलमा इस्लाम ने 2, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और आज़ाद उम्मीदवार ने 1-1 नशिस्त हासिल की है। और ये सारा रिजल्ट है और इस रिजल्ट के बाद जो है वो कराची की पोजीशन वाज़ह हुई है। इसके अलावा ज़रा ये कहते हैं कि कराची में जमात इस्लामी और PTI के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और PTI के लोग कहते हैं जी हम अपोजिशन में बैठेंगे, जमात इस्लामी को क्रेडिट नहीं देंगे क्योंकि वोट तो कोई है ना, वही जमात इस्लामी दा, वही तहरीक इंसाफ दा। अगर जमात इस्लामी के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया तो फिर ये उनका वोट बैंक जो है वापस जमात इस्लामी की तरफ जा सकता है, तो उधर से भी नस गया। तो अब तहरीक इंसाफ जो है वो हर जगह से तकरीबन अपनी पोजीशन जो है वो खो बैठी है और अब इलेक्शन जो है वो कब होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो अहम बहस हो रही है वो खास के उन फैसलों के हवाले से हो रही है जिन फैसलों की आज वो भारी कीमत अदा कर रहे हैं और ख़ुद असम्बली से बाहर बैठे हैं, ना सिर्फ खुद बैठे हैं बल्कि वो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो अपने साथ वो अपने कई अरकान कौमी असम्बली को, सूबाई असम्बली को, चौधरियों को, सबको वो ले डूबे और अब वो अपोजिशन में बैठे हैं और वो तो ये करते हैं कि अब जो उनके मुखालफिन है, जो हुकूमत है वो सारे वो काम करेगी जो खुद उन्होंने कभी नहीं किए।
यानी हुकूमत जो है वो खान साहब की ख्वाहिश के एहतराम में फ़ौरन इलेक्शन अनाउंस कर देगी। हुकूमत खान साहब के एहतराम में जो है फौरी तौर पर जो है वो गैर जानबदार किस्म की का इलेक्शन करा देगी, जिस तरह खान साहब ने बड़े गैर जानबदार इलेक्शन कराए थे। तो वो कहते हैं ना, हुण सहूलतां नहीं रही। अब खान साहब ने अपने हाथों से अपना गड़ा खोदा है, तो इससे निकलने का भी रास्ता सिर्फ उनके पास है और किसी के पास नहीं है। कोई भी उनको इस गड़े से नहीं निकाल सकता। और मुल्क के दो बड़े जो इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, वो दोनों भी अब हाथ खड़े कर चुके हैं और खान साहब के लिए अब कोई सपोर्ट वहाँ से नहीं है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी अपने ख़िलाफ़ कर चुके हैं और वैसे भी उनके किसी मुल्क से, किसी दोस्त मुल्क से तल्लुकात तो नहीं है। तो ये तमाम वो हालात हैं जो कि बताते हैं कि खान साहब खासी मुश्किल सूरत हाल में। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इससे ज़्यादा खान साहब और कहाँ जाएंगे। अब आखिरी एक मरहला रह गया है जिस पर सारे यूट्यूबर, वीलॉगर जो है वो धड़ाधड़ खबरें फेंक रहे हैं कि जी खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब में जो निगरान हुकूमत आई है, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जो लोग अपॉइंट किए हैं वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो कि पहले पंजाब में नहीं रहे या जिनको लोग जानते नहीं। बिलाल सिद्दीक कमियाना जो कि पुलिस अफसर हैं, जो कि और आईजी पंजाब, ये सारे लोग जितने, और चीफ सेक्रेटरी, ये पंजाब की जो मेन क़यादत तब्दील हुई है और मेन जो इंतज़ामिया तब्दील हुई है, उससे एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि पंजाब खान साहब ने अपने हाथों से गवा दिया। अब ये इसमें कोई शक नहीं कि वो जो तासुर आ रहा है कि जो पंजाब में सेटअप आया है वो पीडीएम सपोर्टेड है। तो फिर अगर वो पीडीएम सपोर्टेड सेटअप खान साहब आया है तो फिर ये किसकी वजह से आया है? ये खान साहब की वजह से आया है। खान साहब अगर 2-4 महीने और मौजूदा हुकूमत को काम करने देते और आराम से अपनी ताकत इंजॉय करते और असम्बलियों को काम करने देते और मुल्क के हालात भी नॉर्मल रहते और फिर ये देखते कि जो हुकूमत है वो डिलीवर कर पा रही है या नहीं कर पा रही, तो उनको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत फंसी हुई है। लेकिन खान साहब ने खुद को सियासी तौर पर इस तरह अंगेज किया और ख़ुद को इस तरह सियासी तौर पर अपने आप को मुश्किल में डाल लिया है कि अब उससे निकलने की उन्हें कोई सूरत नज़र नहीं आती। और इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा है कि जब तक इलेक्शन होंगे या जब इलेक्शन आएंगे, खान साहब जो है वो अपने बहुत से साथियों से महरूम हो चुके होंगे। क्योंकि उनकी जमात के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये बात फैल रही है कि खान साहब के गलत फैसलों की वजह से वो इस अंजाम तक पहुँचे हैं, तो उन्हें अपना रास्ता तब्दील कर लेना चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।